हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या लॉज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देख रहे हो। ठीक है, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। होमवर्क दिया था 5.1 से लगाकर 5.10 तक, तो वो सॉल्व करेंगे। कई लोगों की नजर शर्ट पे गई होगी कई दिनों से, है ना। तो मैं व्हाइट शर्ट बदल ही नहीं रहा था, तो किसी को दया आ गई और प्यार से नया शर्ट दे दिया। ठीक है, तुम्हारा भी मन हो ना तो दे सकते हो। ठीक है, ये मजाक था। मैंने खुद खरीदा एक्सरसाइज सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन में एग्जांपल नंबर 5.1। थोड़ी मजाक भी जरूरी है ना यार। एग्जांपल नंबर 5.1 क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर 5.1 फटाक से मैं लैपटॉप चार्ज लगा देता हूं और आप लोग फटाक से एनसीईआरटी पीडीएफ जो भी ओपन करना है ओपन करके बैठ जाओ। पहला क्वेश्चन देगा, फॉर सिंपलिसिटी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंफॉर्मेशन के लिए जी कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुड। इन रियलिटी जी होता कितना है, 9.8। कितना होता है, 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू। बट आपको दे रखा है कि जी आप 10 ले लो, 10 से काम चला लो। ओके, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। आपको क्या देना है कि नेट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, टोटल फोर्स। नेट का मतलब टोटल, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एंड डायरेक्शन मतलब आपको कहीं ना कहीं फोर्स बताना है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ओके, ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। पहला एग्जांपल, ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ कांस्टेंट स्पीड। ओहो, एक ड्रॉप है रेन की कांस्टेंट स्पीड से, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर सोचो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है, dv बाय dt, dv बाय dt। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट। सोचो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो। जैसे एक्सेलरेशन जीरो आ गया, इससे क्या पता चला, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और सोचो एक्सेलरेशन, यही तो नेट फोर्स होता है। दिस इज द नेट फोर्स, दिस इज व्हाट, नेट फोर्स। कई बच्चे सोच रहे होंगे mg भी लग रहा होगा। हाँ, mg को फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करके नेट फोर्स ये होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जीरो आ गया, कितना आ गया, जीरो आ गया। तो पहला जीरो, तो जीरो है तो डायरेक्शन क्या, कोई डायरेक्शन नहीं, पहला जीरो आ गया। बी क्या बोल रहा है कि कॉक ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। कॉक ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। कॉक है वो फ्लोट कर रहा है, मतलब बैलेंस है ना। जितना यहाँ नीचे से एक फोर्स होता है, बायंसी फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट और नीचे लग रहा होगा mg, ये फ्लोट कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम में होगा और इस पे भी नेट फोर्स कितना, जीरो। नेट फोर्स क्या, जीरो। इस पे भी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, नेट फोर्स जीरो है ही नहीं। फोर्स सी, इसमें ऑलरेडी दो फोर्स, एक बायंसी फोर्स, नीचे mg, दोनों बैलेंस हो गए, इसलिए तो फ्लोट कर रही है, अदरवाइज तो वो डूब जाती तो mg ज्यादा हो जाता। ओके, आगे बढ़ते। सी, ए काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। सी पार्ट क्या बोल रहा है, ए काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन स्काई। आप क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं ना, मकर संक्रांति 14 जनवरी, तो क्या करते, पतंग को एकदम आपने स्टेशनरी रखा। स्टेशनरी मतलब एकदम रुका हुआ, रुका हुआ मतलब उस पे फोर्स जीरो। अरे यार, आपने उसको स्टेशनरी का मतलब समझते हो, वो कहीं नहीं जा रहा, मतलब उस पर फोर्स बैलेंस करा दिया, तो उस पे भी नेट फोर्स कितना, जीरो। नेट फोर्स कितना, जीरो। चलो डी पार्ट पे आ जाओ। डी पार्ट क्या बोल रहा है, ए कार मूविंग, स्टेशनरी है ना, इसलिए जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो क्यों हुआ, स्टेशनरी की वजह से। ये क्वेश्चन टेस्ट में आ सकता है। ए कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रफ रॉड। भले रॉड रफ है, बच्चे क्या सोचते, फ्रिक्शन आ जाएगा, पर कार की स्पीड, कार के अंदर इंजन होगा, इंजन आगे की तरफ फोर्स लगाएगा और फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। ये फोर्स दोनों बैलेंस होंगे ना, तभी तो इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इसने वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट बोल दिया। जैसे ही कांस्टेंट बोल दिया, जैसे ही कांस्टेंट बोल दिया, नेट फोर्स जीरो।
क्योंकि नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन पे। कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो। डी पार्ट जीरो। अगला ई पार्ट क्या बोल रहा है? ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस। ए हाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या बोला? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन। इन स्पेस का मतलब क्या? जहां ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं, मतलब मास होता है इलेक्ट्रॉन का पर उस पर ग्रेविटी mg लगेगा ही नहीं। ओहो, तो ई पे नो ग्रेविटेशनल फोर्स, नो ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कहां से पता चला? हिंट मिली कि स्पेस में, इसलिए फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट, यानी हर एक मटेरियल ऑब्जेक्ट से दूर है तो उसमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं लगेगा। बहुत फार का मतलब क्या होता है? अगर ये m1 होता, m2 पास में होता तो इसमें अट्रैक्शन लग जाता, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। पर इसने बोला कि ये फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, स्पेस में अकेला इलेक्ट्रॉन है और कोई पास में नहीं है। अगला बोला है कि एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये 12th में पढ़ोगे पर समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन होता है वो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज। चार्ज क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट कर जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी डायरेक्शन, इसमें फोर्स लगता है। इसमें क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो इसने बोल दिया फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फ्री का मतलब क्या? वो है ही नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी है ही नहीं, ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इंप्लाइज व्हाट? फोर्स नेट जीरो। फोर्स नेट क्या? जीरो। तो पांचों के पांचों केस में नेट फोर्स क्या आया? जीरो। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है। 5.2 पे आ जाओ फटाक से। 5.2 नेट फोर्स जीरो लिख लेना ऐसे। 5.2 देखो, 5.2 क्या बोल रहा है? पेबल ऑफ मास 0.05 kg, पेबल ऑफ मास 0.05 kg। गुड, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ओके, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द पेबल। पेबल पे नेट फोर्स ऊपर फेंक दिया। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब समझो, यहां से एक पेबल था, पेबल की जगह मैं बॉल ले लेता हूं, समझ जाओ। पेबल छोटा सा टुकड़ा ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया तो ये क्या करेगा? ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। सोचो वेलोसिटी जीरो है पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे बुला रही होगी जी से। ऑलवेज जी क्या लग रहा होगा? नीचे की तरफ। फिर ये बॉल क्या करेगा? ये पेबल नीचे आएगा। पेबल क्या करेगा? नीचे आएगा। ओके गुड। इन्होंने और क्या बोला? एयर रेजिस्टेंस बोला है क्या? गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। ए, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, जब अपवर्ड मोशन हो रही हो तब क्या होगा? फोर्स की नेट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, नीचे लिख लिया, मतलब एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करना है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करके चलो। तो ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, सोचिए पेबल अपवर्ड जा रहा होगा, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इस पे कोई इंजन विंजन तो है नहीं, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, मास इंटू जी। तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, फोर्स किधर? नीचे की तरफ। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना? m इंटू जी के इक्वल। m कितना? 0.05, g कितना? 10। तो 0.05 इंटू 10 कितना आ गया? 0.5 न्यूटन डाउनवर्ड। डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। देखो फोर्स की मैग्नीट्यूड 0 पॉइंट और डायरेक्शन डाउनवर्ड। ए पार्ट हो गया। ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, सोचो डाउनवर्ड आ रहा होगा तब भी इस पे mg तो नीचे लगता है ना, धरती माता नीचे बुला रही है, तो उसमें भी सेम आंसर रहेगा। बी में भी क्या रहेगा? सेम आंसर। ए का सेम आंसर, बी भी सेम आंसर। सी पार्ट, सी क्या बोल रहा है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटरीली एट रेस्ट, यानी बहुत ही कम टाइम के लिए रेस्ट पे आता है। डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अच्छा, इसने ये भी बोल दिया कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब मोमेंटली रेस्ट पे आता है, इसका भले भी जीरो है पर जी तो हमेशा ग्रेविटी तो नीचे लगेगी ना, ग्रेविटी तो नीचे लगेगी। ओके, ग्रेविटी नीचे लगेगी। इसने कहीं भी स्पीड कांस्टेंट की बात ही नहीं करी। स्पीड तो चेंज होती रहेगी, ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे स्लो डाउन होगा जी की वजह से,
क्यों? क्योंकि जी नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे आएगा तो स्पीड अप होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो सी पार्ट करते हैं। चलिए ए और बी सेम आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट बोल रहा है कि अगर 45 डिग्री पे डू योर आंसर चेंज इफ पेबल वाज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल समझ लूं और पेबल को 45 डिग्री पे, ऐसे 45 डिग्री पे पेबल ऐसे करता तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे करके ऐसे करता। बच्चे ने बोला बिल्कुल सही बात है सर। तो मैंने बोला देख, तो कुछ भी कर ले, इस पे mg हमेशा नीचे लगना है, तो कोई चेंज नहीं आता। तो 45 50 किसी भी एंगल पे फेंक, एंगल मैटर ही नहीं करता, फोर्स हमेशा डाउनवर्ड और नीचे कितना 0.5 न्यूटन। तो आंसर चेंज नहीं होता, नो। डू यू आंसर चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन? तो नो, आंसर चेंज नहीं होता, आंसर वुड रिमेन सेम 0.5 न्यूटन एंड डाउनवर्ड को मैं एरो से दिखा रहा हूं। ओके, तो आप सॉल्यूशन लिख लेना अच्छे से। 5.2 के बाद चलते हैं 5.3 पे, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं अच्छे से। 5.3 चलिए 5.3 क्या बोल रहा है कि गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। मास कितना? 0.1 kg। ओके, 0.1 kg स्टोन का मास है 0.1 kg। इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? ए पार्ट, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन। एक ट्रेन है, स्टेशनरी है, इसकी विंडो से ड्रॉप किया गया, इसकी विंडो से क्या कर दिया? बाहर की तरफ ड्रॉप कर दिया। जैसे स्टोन को ड्रॉप कर दोगे, ऐसे छोड़ दोगे, तो उस पर ग्रेविटी तो एक्ट करेगी और कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने पकड़ रखा था, ड्रॉप कर दिया, तो ये फ्री फॉल होगा ना। तो ए पार्ट में क्या हो जाएगा? ट्रेन स्टेशनरी है, ट्रेन क्या है? स्टेशनरी। इसका मतलब ये सीधा नीचे की तरफ आएगा। इसको अगर साइड से देखोगे तो ये सीधा नीचे की तरफ आएगा और इस पे फोर्स लगेगा mg। तो नेट फोर्स क्या होगा? m कितना? 0.1, g कितना? 10, 1 न्यूटन, और डायरेक्शन डाउनवर्ड। डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। चलो बी पार्ट करते। बी पार्ट क्या बोल रहा है कि जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन रनिंग, क्या बोल रहा है? जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन रनिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन रनिंग कर रही है कांस्टेंट स्पीड से। अबे कांस्टेंट स्पीड से, या गलत मीनिंग मत निकाल लेना, ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, आप अंदर बैठे हो, जैसे आपने ड्रॉप कर दिया, जैसे आपने क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, तो आपका उस पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। जैसे आपने ड्रॉप कर दिया तो ये नीचे की तरफ mg की वजह से गिरेगा। लेकिन ट्रेन की स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब आगे की तरफ। जैसे आप किसी पार्टिकल को छोड़ते हो, कॉन्सेप्ट याद है ना? सुनो, जैसे अगर किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से पार्टिकल को छोड़ते हो तो वो पार्टिकल उस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी ले लेता है, उस प्लेटफॉर्म की इनिशियल वेलोसिटी ले लेता है। अच्छा, तो ये ट्रेन जा रही थी 36 किलोमीटर पर आवर, कहने का मतलब 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में बदल देता हूं, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड इसको आगे की तरफ वेलोसिटी मिलेगी। तो ये जो पत्थर होगा ना, स्टोन, उसको 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मिलेगी, क्योंकि आपने छोड़ दिया ना, छोड़ दिया, तो ये 10 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ वेलोसिटी मिलेगी और नीचे की तरफ इस पे धरती माता। ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना, ड्रॉप का मतलब होता है जस्ट छोड़ना, फेंका नहीं है, थ्रोन होता है फेंकना। तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा और प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ ग्राउंड पे नीचे गिर जाएगा। हर पॉइंट पे इस पे mg लगेगा, नीचे क्या लगेगा? mg, नीचे क्या लगेगा? mg। तो इस पे नेट फोर्स अभी भी सेम रहेगा, बस पार्टिकल का पाथ ऐसा होगा। एक्सप्लेन कर रहा हूं, पार्टिकल का पाथ ऐसा होगा। फर्स्ट केस में पार्टिकल का पाथ नीचे होगा, सीधा स्ट्रेट लाइन, इसमें पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्टाइल करेगा, इसका ट्रेजेक्ट्री क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री क्या हो जाएगा? पैराबोलिक या प्रोजेक्टाइल। ओके, सी पार्ट करते हैं। 1 न्यूटन डाउनवर्ड, सी पार्ट का। सी पार्ट क्या बोल रहे हैं? टेस्ट में पूछ सकता हूं, ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में पूछ लूंगा, पहले बोल रहा हूं, इसलिए अच्छे से करो। सी पार्ट क्या बोल रहा है?
जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओहो, ट्रेन एक्सेलरेट करती है। अरे भाई तू ट्रेन को कुछ भी करवा दे ना, ट्रेन कर रही है एक्सेलरेट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। जैसे आपने छोड़ दिया, एक्सेलरेशन फ्रेम को नहीं मिलता, मतलब बॉडी को नहीं मिलता। अगर आपने पत्थर को छोड़ दिया ना तो इसकी वेलोसिटी मिलेगी, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। तो जैसे छोड़ दोगे इस पे ग्रेविटेशनली लगेगा नीचे की तरफ, स्टोन पे नीचे ही फोर्स लगेगा, विंडो से बाहर छोड़ने पर नीचे ही फोर्स लगेगा। इसको वेलोसिटी मिलती है पर एक्सेलरेशन कभी नहीं मिलता, कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था पुलिस वैन से। जब भी बुलेट फायर करते थे ना तो बुलेट की स्पीड प्लस कहां से फायर की थी उसकी भी वेलोसिटी मिल जाती है। आप कभी दौड़ते हुए आपने कभी जुवेनाइल कभी वो बाला फेंकते ना, बाला वो ऐसे खड़े खड़े नहीं फेंकते, दौड़ के फेंकते और 45 डिग्री एंगल पे फेंकते, क्योंकि मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। अब मजा आएगा। अब फिजिक्स पढ़ाने का थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा, अच्छा लगेगा आपको कि वो भाला फेंकने वाले होते हैं ना, भाला, वो दौड़ के 45 डिग्री पे एंगल प्रैक्टिस करते हैं, 45 डिग्री पे हाथ रख के फेंकते हैं। ऐसा नहीं कि सीधा फेंक दे या फिर ऊपर फेंक दे, पागल नहीं होते वो, उनको भी मैं ट्रेन करता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। देख रेंज मैक्सिमम आएगी, रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। चलिए मैं कहां से कहां चला गया। अगला क्वेश्चन, सी में भी फोर्स रिमेन सेम 1 न्यूटन डाउनवर्ड, 1 न्यूटन डाउनवर्ड नीचे की तरफ, दिस इज द नेट फोर्स। ओके, डी पार्ट करो। डी पार्ट करने पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट डी पार्ट डी पार्ट डी पार्ट डी पार्ट, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए ट्रेन। अगर ये ट्रेन 1 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी तो इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली होगी, तो इसके पास भी कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, और ये mg लगता हुआ फिर प्रोजेक्टाइल करके नीचे गिर जाएगा। डी पार्ट में बोल रहा है कि lying on the floor of a train which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest relative to train। अच्छा, lying का मतलब यहीं पे पड़ा है, कहां पे, यहां पे, स्टोन यहीं पे पड़ा है, ये स्टोन है। तो ट्रेन कितने से चल रही है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो स्टोन भी ट्रेन के अंदर ही पड़ा है, कहीं नहीं जा रहा है, विंडो से बाहर नहीं फेंका गया। तो इस पे फोर्स, और रिलेटिव टू द ट्रेन ये रेस्ट पे रुका हुआ है, ट्रेन में ये दौड़ नहीं रहा है, ट्रेन चल रही है तो ये भी आगे की तरफ चल रहा है। तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 0.1, एक्सेलरेशन कितना 1, तो 0.1 न्यूटन आ जाएगा। सॉरी, मास कितना था स्टोन का 0.1, बोल ये 0.1 न्यूटन आ जाएगा। लास्ट में 0.1 न्यूटन, और इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, आंसर लिख लेना, डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। जो ट्रेन की मोशन की डायरेक्शन होगी ना, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5.4 पे आ जाओ, 5.4 पे आ जाओ। आपको एयर रेजिस्टेंस नहीं करना है, नेग्लेक्ट करना है, दे रखा है इन्होंने। 5.3 में एयर रेजिस्टेंस नहीं देखना है। 5.4 पे आओ फटाफट फटाफट। 5.4 क्या बोल रहा है, 5.4 क्या बोल रहा है, one end of a string of length L is connected to a particle of mass M and the other to a small peg। peg का मतलब होता है खूंटी मारते हैं ना, खूंटी। on a smooth horizontal table, स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन नहीं, वर्ड समझाता हूं, स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन नहीं, हॉरिजॉन्टल टेबल का मतलब ऐसे टेबल, जैसे वो सामने अपनी टेबल होती है ना, ऐसे टेबल, मेरी हथेली देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल है। इस टेबल पे पेग से एक डोरी से घुमा रहे हैं। If the particle moves in a circle with a speed v, the net force on the particle directed towards the center is, कितना फोर्स होगा। तो समझो कि ये आपके पास एक टेबल है, ये आपके पास एक टेबल है, समझने की कोशिश करना है, ये आपके पास क्या है, टेबल, ये टेबल है। अब देखो ये टेबल हॉरिजॉन्टल बनाने की कोशिश की, आपको थोड़ी फील आई होगी, ये टेबल दिख रहा है। इस टेबल पे आपने एक पेग का मतलब होता है खूंटी, और उससे एक डोरी से बांध रखा है क्या, एक पार्टिकल, और ये मूव कर रहा है ऐसे सर्कल में, ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है। समझना, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ का मतलब क्या, फ्रिक्शन लेस, म्यू 0, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और ये कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है।
तो सोचो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाएगा? टेंशन, क्योंकि बाहर की तरफ mv² लगेगा ना। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो होगा, तो इसका आंसर होगा सिर्फ टेंशन, mv²/r या l, जो भी लेंथ दे रखी हो इस डोरी की उसी लेंथ में। तो आंसर होगा T = mv²/l। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ओनली टेंशन के बराबर फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो टेंशन के बराबर फोर्स लगेगा। टेंशन को ये बैलेंस करता है, टेंशन की वैल्यू इतनी आती है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, वैसे टेंशन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन की तरह v²/l। तो कई बच्चे क्या कर देते हैं, mv²/l इधर ले लेते हैं और t माइनस कर देते हैं। अबे t माइनस नहीं होगा, t ओनली आंसर वुड बी टेंशन के इक्वल होगा, ओनली टेंशन। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, आगे बढ़ते। 5 पॉइंट। स्मूथ का मतलब होता है, याद रखो, स्मूथ का मतलब होता है फ्रिक्शनलेस। क्वेश्चन नंबर 5.5, क्वेश्चन नंबर 5.5 क्या बोला? 5.5, a constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving with initial speed of 15 meter per second। 15 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड कितनी? 15 मीटर पर सेकेंड, यू गिवन है आपको, और बॉडी का वेट कितना है? 20 kg। कोई बॉडी है, कोई गाड़ी है, 20 kg। 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी। कांस्टेंट रिटार्डिंग का मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसके अपोजिट। रिटार्डिंग का मतलब एक तरीके से ब्रेक। 50 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स, कैसा फोर्स? कांस्टेंट फोर्स। सोचो कांस्टेंट फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना? 50 न्यूटन, मास कितना? 20, तो ये कितना आ जाएगा? 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर ये एक्सेलरेशन स्पीड की डायरेक्शन के अपोजिट होगा, मतलब ये स्पीड को डिक्रीज करेगा। तो ऐसा कुछ पूछा है कि हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक्स टू स्टॉप। ओहो, कितने समय के बाद। हाउ डज लॉन्ग का मतलब होता है कितने टाइम के बाद बॉडी स्टॉप कर जाएगी। बॉडी स्टॉप कर जाएगी मतलब क्या? इसकी वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी क्या? 0। वेलोसिटी फाइनल क्या होगी? 0। फाइनल वेलोसिटी 0 मतलब इस पे ब्रेक लगा, कंटिन्यूअसली ब्रेक लगा, यानी कि एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में था। एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में था? उल्टी। सोचो फोर्स 50 न्यूटन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन लगा सकता हूं, v = u + at। फाइनली वेलोसिटी 0, इनिशियल स्पीड कितना? 15 मीटर पर सेकेंड। ए नेगेटिव लेना होगा। सर नेगेटिव क्यों? क्योंकि u इधर की तरफ है ना, तो a अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो a कितना हो गया? 5/2 इनटू टाइम। देखो यहां से कितना आ जाएगा? 15 = 5/2 इनटू t। देखो 5 से 5 कट गया तो ये आ गया 3, और 2 इस साइड मल्टीप्लाई हो गया तो t = 6 सेकेंड। आफ्टर 6 सेकेंड बॉडी विल स्टॉप। आफ्टर 6 सेकेंड बॉडी विल स्टॉप, बॉडी रुक जाएगी। गुड, आंसर लिख लो फटाफट फटाफट, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। 5.6, 5.5 समझ में आ गया? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? बेसिक। ये क्वेश्चन तो आप चैप्टर 3 में भी कर सकते थे, इतना आपका लेवल था। 3rd चैप्टर में भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, पर कोई नहीं, आपको फिजिक्स समझ में आनी चाहिए। 5.6 क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड। 3 kg की बॉडी है, कितने kg की? 3 kg। इसकी स्पीड कितने से कितनी कर दी? 2 मीटर पर सेकेंड से इसकी स्पीड बदल के कर दी 3.5 मीटर पर सेकेंड। वो सोचो ये था u और ये स्पीड फाइनली इतनी कर दी। इतना करने में टाइम कितना लगा? 25 सेकेंड। यहां से यहां जाने में इसको टाइम लगा 25 सेकेंड। क्या एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, dv/dt। डेल्टा v कितना? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या? 3.5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 2 अपॉन टाइम कितना? 25। तो ये कितना आ गया? 3.5 माइनस 1.5 अपॉन 25। यस और नो? बोला यस। एक काम करो, इस डॉट को उड़ाओ तो नीचे 0 लगाओ। अरे डेसिमल को हटाते हो तो नीचे 0 लग जाएगा।
1.5 डिवाइड बाई 25 करो, ये तुम्हारा काम है। करो 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 जल्दी करो। मैं इसको हटा रहा हूं, मैंने जैसे पॉइंट हटाया नीचे 0 लगा दिया। यस और नो? अब क्या किया मैंने, एक 0 और लगा लिया और इधर भी एक 0 और लगा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं 25 का भाग 150 में 6 टाइम जाता है। 25 और 150 कितने टाइम? 6 टाइम। तो 6/100 एक्सेलरेशन कितना आ गया? 6/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन आ गया 6/100। गुड। आगे क्या दे रखा है इन्होंने कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। ये बात बहुत जरूरी है, डायरेक्शन नहीं बदली, इसलिए एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना? 3 kg। एक्सेलरेशन कितना? 6/100। तो देखो ये 6 × 18 18/100 न्यूटन। 18/100 का मतलब क्या होता है? 0.18 न्यूटन। This is the force 0.18 न्यूटन। मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन टुवर्ड द मोशन ऑफ द बॉडी, टुवर्ड्स द मोशन ऑफ द बॉडी लिख लो। डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। जो मोशन की डायरेक्शन होगी, बॉडी की मोशन की डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन फोर्स की होगी, वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर लिख लेना ये डायरेक्शन। थियरी लिखनी आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। अरे यार इंग्लिश ही तो लिखनी है, और क्या करूं, कॉन्सेप्ट तो मैंने सिखा दिया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5.7। 5.7 क्या बोल रहा है? बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस, one is 8 Newton and other is 6 Newton. Give the magnitude and direction of the acceleration of the body. Okay, 5 kg की बॉडी और दो फोर्स लग रहे हैं, एक 8 न्यूटन और 6 न्यूटन, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों फोर्स परपेंडिकुलर लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं टेबल हॉरिजॉन्टल ले लेता हूं, तो हॉरिजॉन्टल टेबल पे समझने की कोशिश करना, दो फोर्स लगे परपेंडिकुलर। एक फोर्स लेट से ऊपर की तरफ लग रहा है 8 न्यूटन और दूसरा फोर्स इसके परपेंडिकुलर लग रहा है 6 न्यूटन। यस और नो? एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और दूसरा फोर्स नीचे की मतलब इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा। बच्चे ने बोला यस, 6 न्यूटन इधर है, 8 न्यूटन इधर है, 6 न्यूटन इधर है और 8 न्यूटन इधर है। फिर क्या बोला, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? सोचो, F1 इक्वल टू 8 न्यूटन और F2 इक्वल टू 2 वेक्टर है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या? 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट नेट फोर्स क्या आएगा? नेट फोर्स वुड बी रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 जीरो हो गया, इसलिए पीछे वाला जीरो। तो रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 64 100, तो रूट 100। रूट 100 का मतलब 10, तो नेट फोर्स आ गया 10 न्यूटन। ये तो 10 न्यूटन नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आया। सर डायरेक्शन किधर? डायरेक्शन यहाँ पे, डायरेक्शन ऐसे। सोचो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा ना? यस और नो? बोला यस। दिस लेंथ 8, दिस लेंथ 6, तो ये एंगल लेट से थीटा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल टू y बाय x, मतलब 8/6। तो tan थीटा इक्वल टू 8/6 का मतलब क्या? 4/3। सोचो 4/3 1 से बड़ा है, 4/3 1 से बड़ा है, मतलब 53 डिग्री। थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। पर ये कहां से? इस 6 न्यूटन से 53 डिग्री पे, 6 न्यूटन से 53 डिग्री पे। लेट से ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, तो मतलब x डायरेक्शन है, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? y डायरेक्शन है। तो 53 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस, 53 डिग्री डायरेक्शन लिख रहा हूं, 53 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस। और x एक्सिस पे कौन सा फोर्स लिया है? 6 न्यूटन। x एक्सिस पे कौन सा फोर्स लिया है? 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन से 53 डिग्री पे। ओके गुड, ये लिख लो। और ये नेट फोर्स होगा 10 न्यूटन। 6 और 8 का ये रिजल्टेंट r होगा, r वुड बी 10 न्यूटन। ये फोटो बना लो या सब कुछ लिख लो। एंगल कैसे निकाला वो देख लो। एंगल ही तो डायरेक्शन देगा, एंगल ही तो क्या देगा? डायरेक्शन।
मैग्नीट्यूड आ गया 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड कितना आ गया 10 न्यूटन। चलिए 5.8 करते हैं। 5.8 क्या बोल रहा है कि द ड्राइवर ऑफ द थ्री व्हीलर मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर सी a child standing in the middle of a road and brings his vehicle to rest in 4 seconds just in time to save the child को बचाना है। What is the average retarding force on the vehicle? The mass of the three wheeler is 400 kg and the mass of the driver is 65 kg। ओह, आपके पास एक थ्री व्हीलर था, ऑटो समझो ना, ऑटो, ठीक है, थ्री व्हीलर, और इसमें एक ड्राइवर है, ठीक है। अब फोटो नहीं बनानी है, रहने दो, है ना, कहाँ लगा ली मैंने स्टीयरिंग, जूम, और इसके सामने एक बच्चा खड़ा है, हाँ, ड्राइवर ही बच्चा लग रहा है, बच्चे लगे, ये चाइल्ड खड़ा है, कितने की स्पीड से चल रहा था, 36 किलोमीटर पर आवर ना। ऑटो कितने से चल रहा था, ऑटो रिक्शा 36 किलोमीटर पर आवर। सोचो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो 36 इंटू 5/18, 18 से मल्टीप्लाई करो, ये 2, तो 10 मीटर पर सेकंड। वो तो कैलकुलेट पहले कर चुके, 10 मीटर पर सेकंड। इसका यू कितना रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। बच्चा बच जाए, मतलब ये यहां से यहां तक ब्रेक मारेगा ना, ऐसे पीछे की तरफ ब्रेक लगाएगा, तभी तो ये ऑटो रुकेगा। ऑटो रुकेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना, 0। गुड। थोड़ी क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। इस ऑटो का मास है, ऑटो रिक्शा का मास है 400 kg और इस इंसान का मास है 65 kg। क्या पता ऑटो में ही चला रहा, क्या पता ऑटो में ही चला रहा। ये हो गया आपका इतना। आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल, और ये कितने सेकंड में रुक जाता है, 4 सेकंड में। कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। तो आपको पता है V बराबर एवरेज फोर्स बोल रहा है, V बराबर U प्लस AT। कॉन्स्टेंट ब्रेक मान लेता हूं तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, माइनस ऑफ रिटार्डेशन इनटू टाइम 4 सेकंड, तो ये आ गया 10/4, और 10/4 होता है 2.5, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये पीछे की तरफ आता है, ये एक्सेलरेशन देखो, अगर यहाँ पॉजिटिव ले लेता ना तो भी अपने आप माइनस बता देता। ये माइनस क्या बताता कि 10 की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा, ब्रेक लग रहा है। क्या लग रहा है, ब्रेक लग रहा है। तो फोर्स इक्वल टू होता क्या है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टोटल मास कितना, 400 तो रिक्शा का है और 65 उस ड्राइवर का है, और ये कितना हो गया, माइनस टाइम ऑफ 2.5। ये माइनस ये बता रहा है कि उल्टी डायरेक्शन में पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। तो दिस इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स आ जाएगा 465 इंटू माइनस टाइम ऑफ 2.5। मल्टीप्लाई कर देना आप लोग इससे मल्टीप्लाई कर देना कैलकुलेटर से। फोर्स की नेट वैल्यू आ जाएगी पीछे की तरफ, पीछे की तरफ ऑटो रिक्शा की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते 5.8 हो गया, 5.9 पे आ जाए। 5.8 बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने क्या निकाल दिया, एक्सेलरेशन निकाल दिया। 5.9 क्या बोल रहा है कि रॉकेट विथ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg। एक रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट है, इसका मास कितना है, कितना 2000 kg लिफ्ट ऑफ लेके जा रहा है। ठीक है, इतना इसको उठा के चलना है, 20,000 किलोग्राम। सोचो 20,000 किलोग्राम इज ब्लास्टेड अपवर्ड विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। सोचो इसके पास ब्लास्ट करते तो इसके पास एक्सेलरेशन मिलता 5 मीटर पर सेकंड इस पर ऊपर की तरफ, ये मिला ए। गुड। और क्या बोला, और क्या बोला, कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट। ये एक्सेलरेशन इतना मिला, कैसे ये सब हुआ होगा, रॉकेट फूटता है तो ऐसा नहीं नीचे जाके आग लगा दो, ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम करके रखा होगा, दूर चले जाते हैं। श्रीहरिकोटा और तिरुवनंतपुरम में देख सकते हो आप ये चीजें। आपको रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी, फिर भी इंटरेस्ट होना चाहिए इन चीजों में। जैसे थ्रस्ट फोर्स लगेगा ना, ऊपर की तरफ झटका लगेगा, ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ा झटका लगता है, इसको बोलते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब ऊपर, पीछे से गैस निकलती है, ऊपर थ्रस्ट फोर्स लगता है। तो एफ थ्रस्ट, नीचे mg लगेगा। धरती माता तो ऑलवेज बोलेगी तुम जाओ ना मुझे छोड़ के, तो थ्रस्ट फोर्स ऊपर, नीचे mg, और इसका एक्सेलरेशन इतना है।
तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्या होगा, थ्रस्ट फोर्स ज्यादा होगा, नीचे माइनस ऑफ mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस का उस साइड प्लस का हो गया, mg प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, m कॉमन ले लो तो इधर हो गया g प्लस a, इधर क्या हो गया g प्लस a। अच्छा, मास कितना 20,000 kg, 20,000, g कितना 10, a कितना 5, तो ये 15 इंटू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 2 कितना हो गया 30, और ये 4 जीरो और लगा लो, 4 जीरो और लगा लो, दिस इज द फोर्स। ये कितना आ गया 3 लाख, यानी कि 1 2 3 4 5, 3 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। 3 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। कुछ समझ में आया नहीं आया? और थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन ऊपर होगी। गुड 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 गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बात बता दो बच्चों, 5.6 और 5.8 में 2 डेसिमल तक लेना, क्योंकि 4.0 दे रखा है इन्होंने, टाइम है ना, अभी मेरे को पता चला, मैंने अभी देखा ना तो मेरी नजर गई, मैंने बोला ये क्या कर रखा है 4.0। 4.0 मतलब फाइनल आंसर में कहीं ना कहीं डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है, इसलिए आप फाइनल आंसर में 2 डेसिमल तक लेना, बाकी राउंड ऑफ कर देना, बाकी क्या कर देना, राउंड ऑफ कर देना, आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, सिखाया तो था, अरे यार, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में जितने स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होते उतने आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए।